हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एलसी ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक और जिस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि क्या करता है, लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है और हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है। दोनों प्रोसेस हो सकती है, अपन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि क्या करता है, लो वोल्टेज एसी को किस में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज एसी में, और ऐसे ही हाई वोल्टेज एसी को किस में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज एसी में। तो ये दोनों इसके काम हो जाते हैं। दोनों में से जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है वो अपन करवा लेते हैं। अब दो टाइप के वर्क हो रहे हैं वोल्टेज के, एक तो लो से हाई में भी जा रहे हैं और हाई से लो भी अपन कर सकते हैं। तो दोनों के नाम क्या हो गए, वोल्टेज के बेसिस पे डिफरेंट। अगर हम हमारे लो वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाई वोल्टेज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर लो वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज क्या है, कम है, और आउटपुट वोल्टेज जो हम जनरेट कर रहे हैं वो क्या है, ज़्यादा, तो उस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर इनपुट वोल्टेज क्या है, ज़्यादा, और आउटपुट वोल्टेज अपन को क्या चाहिए, कम, तो उस ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आपके क्या होगा, ट्रांसफार्मर के टाइप्स कौन से बेसिस पे, वोल्टेज के बेसिस पे। अब नेक्स्ट क्या आती है कि आपने बोल दिया कि ट्रांसफार्मर होता है कि भाई लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में अपन अल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो इसका प्रिंसिपल सिंपली अपन क्या बोलते हैं, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल। क्या बोलता है म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल, की अगर कि दो कॉइल क्या इंडक्टिवली कपल्ड है, मतलब दो कॉइल एक सेम कोर के ऊपर क्या है, कपल्ड है, तो अगर किसी एक कॉइल से मैं वेरिंग करंट अगर पास करवाता हूं तो सेकंड कॉइल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। फिर से दो कॉइल जो कि सेम कोर के ऊपर कपल्ड है, तो किसी एक कॉइल से अगर मैं वेरिंग करंट पास करवाता हूं तो सेकंड कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये प्रिंसिपल होता है किसका, म्यूचुअल इंडक्शन का। और इसी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है कौन, आपका ट्रांसफार्मर। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, तो ये बात है किसकी, इसके प्रिंसिपल की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की, कि क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन में अपन क्या देखते हैं कि जनरली क्या होता है, आपकी दो कॉइल्स होती है, ठीक है, दोनों कॉइल्स जो होती है वो किसकी होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल होती है। वो जो होती है वो किसके ऊपर वाउंड होती है, दोनों कॉइल्स आपकी एक सेम आयरन कोर के ऊपर, सेम कोर के ऊपर दोनों कॉइल्स आपकी वाउंड होती है। तो ये तो क्या हुआ इसका बेस। और दोनों कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट। जिस कॉइल के ऊपर आपकी इनपुट सप्लाई होती है, एनर्जी की इनपुट सप्लाई होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल रिप्रेजेंटेड करते हैं किससे, पी से। और जिस कॉइल से आपकी क्या होती है, आउटपुट आप लेते हो, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो, उस कॉइल को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। फिर से जिधर एनर्जी का इनपुट है वो क्या हो जाती है, प्राइमरी कॉइल, और जिधर एनर्जी का आउटपुट अपन ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। और दोनों कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, डिफरेंट। और जो ये आपकी कोर होती है आयरन की कोर, इसको अपन क्या करते हैं, लेमिनेटेड फॉर्म में लेते हैं, लेमिनेटेड शीट्स की फॉर्म में लेते हैं। इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा, लेमिनेटेड शीट्स के अंदर मतलब स्ट्रिप्स की फॉर्म में आपकी क्या होती है, स्ट्रिप्स की फॉर्म में कंबाइन करके क्या बनाई जाती है, कोर। क्यों, क्योंकि एडी करंट के लॉसेस ना हो, इसलिए अपन लेमिनेटेड फॉर्म में इसकी ट्रांसफार्मर की कोर हमेशा रखते हैं। तो ये जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं, ये दोनों फिगर्स में ये जो कोर है ये क्या दिख रही है आपको, स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप कंबाइन फॉर्म में दिख रही है, इसलिए ये जो फिगर है ये क्या ऐसा है। तो लेमिनेटेड कोर क्या होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, जिससे आपके एडी करंट के लॉसेस क्या हो जाए, कम। अब ये जो कोर होती है आयरन की कोर, ये जो होती है क्या होती है, काफी, इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि आपका जो ये कॉइल है, कॉइल इस कोर के ऊपर है, तो इसका जो कॉइल के अंदर करंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और आयरन की कोर क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट, तो इसके अंदर भी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन। और ये कंप्लीट कोर है, तो वो जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो किसके अंदर हो जाता है, कंप्लीट कोर के अंदर। और इसकी परमेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है सॉफ्ट आयरन कोर की जो ये फर्स्ट कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये कंप्लीटली अटैच हो जाता है सेकंड कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स से। मतलब कंप्लीट आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर, इसकी आयरन कोर की परमेबिलिटी इतनी ज्यादा होने की वजह से। तो फिर से अपन ने क्या क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा कि आपकी दो कॉइल्स होती है, दोनों इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है, और दोनों में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट। और आपकी ये जो कोर होती है लेमिनेटेड शीट्स की फॉर्म में बनाई जाती है, जिससे आपके एडी करंट के लॉसेस कम हो। थर्ड, आपकी ये जो कोर होती है इसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आयरन कोर होने की वजह से।
जिससे जो आपका फर्स्ट कॉइल का प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कंप्लीटली अटैच हो जाता है किससे, सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स से। अब कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में क्या होता है कि इसके दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्या होता है कोर टाइप और सेकंड क्या होता है शेल टाइप। कोर टाइप के अंदर क्या होता है कि आपकी जो दोनों कॉइल्स होती है वो सेपरेट लिम्ब्स के अंदर, ये जो आपकी कंप्लीट कोर है इसको अपन क्या बोलते हैं लिम्ब, तो दोनों जो कॉइल्स होती है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेपरेट लिम्ब्स के ऊपर क्या की जाती है, वाउंड की जाती है, ठीक है। तो अगर दोनों कॉइल को सेपरेट लिम्ब के ऊपर अपन क्या करें, वाउंड करें, तो वो कौन सा हो जाता है कोर टाइप। इसमें जो मेनली कोर होती है वो किससे कवर होती है, वाइंडिंग से, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है शेल टाइप। शेल टाइप के अंदर क्या होता है कि अपन जो सेम लिम्ब होती है उसी के ऊपर क्या कर देते हैं, दोनों आपकी प्राइमरी और सेकंड कॉइल को उसी के ऊपर क्या कर देते हैं, वाउंड। तो अगर सेम लिम्ब के ऊपर दोनों कॉइल को प्राइमरी और सेकंड को वाउंड करता है उस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, शेल टाइप। और अगर इंडिविजुअल के ऊपर वाउंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोर टाइप। इसमें मेनली क्या होता है कि जो वाइंडिंग्स होती है वो कवर होती है किससे, आपकी कोर से। तो ये इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मर्स काम में ले जाते हैं वो जनरली आपके काम में कहाँ पर काम में ले जाते हैं, एक तो रेडियो के अंदर, एक टीवी के ट्रांसमीटर और एक रिसीवर्स के अंदर जो आपके इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं। और बाकी जनरली जो मॉडर्न टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, कोर टाइप के। तो ये तो क्या हुआ इसका कंस्ट्रक्शनल बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन कोर टाइप शेल टाइप का। अब नेक्स्ट क्या आता है इसकी वर्किंग, की ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग क्या है। प्रिंसिपल तो अपन ने देख लिया, इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग बहुत इजी है जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या इसकी वर्किंग है कि जब प्राइमरी कॉइल के अंदर, ये जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के अंदर आपकी जब सप्लाई की जाती है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो कंटिन्यू चेंज होता है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में। तो जब वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट इसमें आता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किस में बन रहा है, कॉइल में, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। अब करंट वेरिंग है तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल का वो भी क्या होगा, वेरिंग। मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर वेरिंग करंट आने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो भी क्या हो गया, वेरिंग। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है। अब किसी भी कॉइल से अगर वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है तो उस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। तो यही तो इसका प्रिंसिपल है कि फर्स्ट कॉइल में आपने अल्टरनेटिंग करंट पास करवाया। अल्टरनेटिंग करंट कौन से नेचर का होता है, वेरिंग नेचर का। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो भी क्या होगा, वेरिंग। वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल से। तो सेकेंडरी कॉइल से अगर वेरिंग, किसी भी कॉइल से अगर वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है तो यही तो प्रिंसिपल है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि अगर वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पास होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस। तो इस प्राइमरी कॉइल में वेरिंग करंट आने से, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनने से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस, जिससे कि अपन क्या ले लेते हैं, उससे आउटपुट अपन को मिल जाता है। और वो आउटपुट कितना मिलता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी की, कि इसकी क्या थ्योरी होगी ट्रांसफॉर्मर की, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें बिल्कुल सिंपल बेस सर्किट की जो अपन पढ़ चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट का। इसमें क्या है कि आपका ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर में आप क्या करोगे, इनपुट सप्लाई तो दोगे। तो इनपुट सप्लाई किसके पास जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग के पास, प्राइमरी कॉइल के पास। उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपकी क्या है, प्राइमरी कॉइल। इसके ऊपर अपन एज्यूम कर सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो अपन ने सप्लाई दी, इनिशियली सपोज करो कि जो आपका सप्लाई ईएमएफ था वो कितना था, ई। तो अब जैसे ही आपने ईएमएफ सप्लाई दी और आपका जो की का स्विच क्या कर दिया, ऑन, तो उसी मोमेंट पे क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। जैसे करंट इसमें फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेल्फ इंडक्शन जिसको बोलते हैं, जो कि क्या करें, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज। तो मैंने एज्यूम करा कि वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, E1, किसके अंदर, इस कॉइल के अंदर, जो किसकी बात कर रहे हैं अपन अभी, प्राइमरी कॉइल की। फिर से अगर आपका सप्लाई वोल्टेज जो कि किसको है, प्राइमरी कॉइल को अगर कितना है, E, तो जैसे वो सप्लाई करते हैं तो प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस E1। तो जो नेट ईएमएफ हो जाएगा वो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। इतना तो आप सप्लाई कर रहे हो, इतना वो अपोज कर रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, मेन जो सप्लाई होती है वो ज्यादा होती है, वो तो कम होता है, तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस E1। तो ये क्या हो गया, आपका नेट ईएमएफ हो गया। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है और लेट्स अज्यूम कि इस कंडक्टर का, इस प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R। तो यहाँ पे ओम्स लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं कि ये नेट ईएमएफ क्या करेगा, इसके अंदर R रेजिस्टेंस के अंदर I करंट क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। लेकिन अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि आपका जो R है वो क्या है, बहुत कम है, बहुत कम। आपका जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का बहुत कम है, अपनी कंडक्टिविटी क्या है इस कॉइल के मटेरियल की, कॉपर की, बहुत ज़्यादा। उस वजह से अपन क्या बोलते हैं कि ये जो आ रही है इसको अपन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टेड। इसको अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब E माइनस E1 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। और ये अगर 0 के इक्वल हो गया तो अपन E इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, E1। मतलब आपका जो सप्लाई ईएमएफ होता है किसको,
प्राइमरी कॉइल को वही इक्वल हो जाता है किसके, इंड्यूस ईएमएफ के, लेकिन ओनली कौन सी कंडीशन में, जब अपन ये एज्यूम करें कि आपका जो सप्लाई ईएमएफ है वो लगभग क्या है, कम, लेकिन प्रैक्टिकली अपन को पता है कि ऐसा होगा नहीं। तो हमेशा जो प्राइमरी कॉइल का ईएमएफ होता है वो कम होता है किससे, इनपुट से, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशन आ गई, इसको अपन ने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बोल रहा हूँ कि कॉइल 1 के अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर मेरे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, और ऐसे ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ कितने हैं, N2। दोनों के अंदर ये हो गए नंबर ऑफ टर्न्स। अब प्राइमरी कॉइल के अंदर ईएमएफ क्या हुआ, इंड्यूस, तो ईएमएफ इंड्यूस की इक्वेशन क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 इक्वल टू माइनस d∅/dt। लेकिन ये तो किसके लिए होता है, एक टर्न के लिए, लेकिन अपने तो क्या n टर्न से, तो कितना हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा हूँ तो प्राइमरी कॉइल में टर्न कितने, N1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा N1। तो ये किसके लिए होगी, हो गया फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ का, किसमें, प्राइमरी कॉइल में। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी कॉइल की। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का कितना इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, E2, वो कितना हो जाएगा माइनस N2 d∅/dt। इसको बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। फिर से अभी तक मैंने क्या करा, सबसे पहले देखो आपकी ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल के अंदर आप क्या करते हो, सप्लाई करते हो। जैसे अपन सप्लाई करते हैं तो जो सप्लाई का ईएमएफ है मैंने बोला वो कितना है, E। जैसे वो सप्लाई ईएमएफ प्राइमरी कॉइल के अंदर जाता है तो उसमें क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितना, E1। तो नेट ईएमएफ कितना बचा, नेट ज़्यादा बड़ा ऑब्वियसली बात है किसका होगा, बैटरी का। तो नेट ईएमएफ कितना बचा, इसकी ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, उसकी एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन ने बोल दिया कि E माइनस E1 ये क्या मेरा नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ क्या कर रहा है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करवा रहा है इस आर रेजिस्टेंस की कॉइल के अंदर। तो कितना हो जाएगा, ये RI के इक्वल कहाँ से, ओम्स लॉ से। तो अब अपन बोलते हैं यहाँ पे कंडीशन अपन लेते हैं कि आपका जो कॉइल का रेजिस्टेंस है कॉपर की कॉइल का वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम। अगर वो बहुत ज़्यादा कम है तो R × I, ये जो टर्म है इसको अपन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, क्योंकि R बहुत कम है, R मल्टीप्लाई हो रहा है I से, तो वो टर्म क्या हो जाएगी, बहुत कम। तो इसलिए अपन ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब 0, और इसको अगर अपन ने 0 कर दिया तो E माइनस E1 अगर 0 के इक्वल हो गया तो E किसके इक्वल हो जाएगा, E1 के। मतलब आप जो आप इनपुट दे रहे हो प्राइमरी कॉइल को, वही उसके अंदर क्या हो रहा है, इंडक्शन ईएमएफ। और इंडक्शन ईएमएफ अगर फर्स्ट कॉइल के अंदर होता है म्यूचुअल इंडक्शन से, इसके अंदर भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस। तो अपन फॉर्मूला लगा रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, d∅/dt, और सेकेंडरी का भी d∅/dt। दोनों में अपन ने एज्यूम करा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने N1 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने N2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N1, क्योंकि एक के लिए d∅/dt है, एक लूप के लिए। तो जितने नंबर ऑफ लूप है तो इसमें कितने N1 लूप और इसमें कितने N2 लूप या फिर टर्न्स। तो ये दोनों की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइड करें अगर इक्वेशन 2 को किससे, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 कितनी है, E2 डिवाइड बाई E1 इक्वल टू माइनस ऑफ N2 d∅/dt, ऐसे ही डिवाइड बाय माइनस ऑफ N1 d∅/dt। d∅/dt से कट हो गए और माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। फाइनल आपका बचता कितना है, E2 डिवाइड बाय E1 इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। मतलब अपन क्या देखते हैं कि जो ईएमएफ का रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपके नंबर ऑफ टर्न का रेशियो। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मर रेशियो। जहां पे E2 क्या है, आउटपुट सप्लाई ईएमएफ, और E1 क्या है, इनपुट ईएमएफ। ऐसे N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल N2, और N1 क्या है, नंबर ऑफ कॉइल इन द N1। यहाँ से अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालता हूँ तो फाइनली E2 अपन को चाहिए होता है, आउटपुट ईएमएफ कितना आ जा रहा है, E1 N2 बाय N1। अब N2 बाय N1 ये अपना क्या आ गया, फाइनल फॉर्मूला। और अब ट्रांसफॉर्मर कैसे डिसाइड होता है, तो वो डिपेंड है अपन को क्या करना है। अगर मेरे को वोल्टेज को क्या करना है, ज़्यादा रखना है, आउटपुट वोल्टेज अगर मेरे को ज़्यादा चाहिए और इनपुट क्या है, कम है। अब आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा जिसमें मिलता है वो कौन सा होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर मेरे को E2 ज़्यादा चाहिए किससे, E1 से। अब E1 से E2 ज़्यादा चाहिए तो जो N2 है, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मेरी सेकेंडरी कॉइल में, वो ऑब्वियसली बात है कि मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, ज़्यादा। क्योंकि E1 से मेरे को ज़्यादा चाहिए E2, तो N2 को क्या रखूंगा, ज़्यादा रखूंगा किससे, N1 से। तो दो कंडीशन हो जाएगी। फर्स्ट क्या है, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, तो क्या हो जाएगा, E2 इज ग्रेटर देन E1। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मतलब
सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न क्या है ज़्यादा, तो उससे जो आपका E2 हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा किससे, E1 से। E2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल का EMF, और ये क्या है, प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी का ज़्यादा मिल गया, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और ऐसे अगर सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी कि इफ N2 इज लेस देन N1, अगर N2 को आपने कम रखा तो ये ओवरऑल रेशियो 1 से कम आ जाएगा, तो आपका जो E2 है वो कम हो जाएगा किससे, E1 से, और E2 कम हो गया E1 से, मतलब जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट से क्या हो गया, कम, और वो अगर कम हो गया तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप स्टेप डाउन किससे डिसाइड होते हैं, नंबर ऑफ टर्न से। इसीलिए अपन ने इनिशियली क्या बोला था कि नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, डिफरेंट। अगर अपन को आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, ज़्यादा। अब ये देखो यहाँ पे, ये कौन सा स्टेप अप, तो इसके अंदर आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा, और वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के क्या हो रहे होंगे, ज़्यादा, क्योंकि आपको E2 ज़्यादा चाहिए, तो N2 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न देखो कितने, इनपुट के कितने हैं, 1 2 3, तो आउटपुट में ज़्यादा होना चाहिए। आउटपुट के देखो 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि आउटपुट के नंबर ऑफ टर्न अगर ज़्यादा है इनपुट से, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर उसका अपोजिट देखो यहाँ पे, ये कौन सा, स्टेप डाउन, मतलब मेरे को आउटपुट जो वोल्टेज चाहिए वो क्या है, कम चाहिए, किससे, इनपुट से। और कम चाहिए तो मतलब मैं जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न है वो प्राइमरी से क्या रखूंगा, कम। कितना, जितना मेरे को चाहिए, जिस रेशियो में मेरे को करना है उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज और डिक्रीज किए जाएंगे। जितना चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे डिसाइड होंगे। तो यहाँ पे देखो इनपुट के कितने टर्न्स है, 1 2 3 4 5, और आउटपुट के कितने हैं, 1 2 3, मतलब आउटपुट के जो टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल के वो इनपुट प्राइमरी कॉइल से क्या है, कम है। तो ऐसे आपके स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, वर्क। अब एक और चीज, अगर आपका N2/N1, ये जो N2/N1 का ये जो रेशियो होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, टर्न्स रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो अगर आपका N2 ज़्यादा है किससे, N1 से, N2 ज़्यादा N1 से, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो चीज़ होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। मतलब अगर ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या आता है, टर्न्स रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये किसके अंदर आ रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। मतलब देख के पता चल जाएगा कि अगर ट्रांसफॉर्मर रेशियो टर्न्स रेशियो 1 से ज़्यादा है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप अप। और अगर वो 1 से कम है, N2/N1 टर्न्स रेशियो 1 से कम है, तो अपन क्या बोल देंगे, वो कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये सब अपन ने जो बात करी है किसके लिए करी, EMF के लिए। लेकिन अगर अपनी ये जो सप्लाई लोड से कनेक्ट होता है, अब EMF वर्ड ओनली कब आता है, जब आपका सर्किट ओपन होता है। इतनी देर से जो अपन EMF बात कर रहे हैं, EMF वर्ड ओनली कब आता है, जब सर्किट ओपन होता है। तो इसका मतलब इतनी देर जो मैं बात कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था, कि आपका ये लोड से कनेक्ट नहीं था इतनी देर तक, क्योंकि जैसे ही आप लोड से कम करोगे यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे, जनरलाइज बात कर रहे थे कि आपका ये लोड से कनेक्ट नहीं है, और लोड से कनेक्ट नहीं है तो ओपन सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, EMF। ठीक है, अब अपन बात करते हैं करंट की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर। करंट अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, बिल्कुल आइडियल, मतलब जो इनपुट पावर है वो कंप्लीट क्या हो गई, आउटपुट पावर की फॉर्म में अगर मेरे को मिल जाती है, तो आइडियल कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि इनपुट पावर किसके इक्वल है, आउटपुट पावर के। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, E × I, ये भी कितना हो जाएगा, E × I। इनपुट पावर क्या होगी 1 और आउटपुट पावर कितनी होगी 2। तो यहाँ से फॉर्मूला कितना निकल जाता है, E2/E1 = I1/I2। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ये 4, ये लास्ट वाली कौन सी हो गई 3, और इसके पहले जो इक्वेशन थी वो मान लो 1 और 2। तो यहाँ पे E2/E1 किसकी इक्वल आ रहा है, I1/I2 के, और यहाँ पे E2/E1 किसकी इक्वल है, N2/N1 के। मतलब ये कंप्लीट फॉर्मूला इक्वेशन क्या निकल जाती है, I1/I2 = E2/E1 = N2/N1। तो ये फाइनली कंप्लीट इक्वेशन है किसके लिए, आपके ट्रांसफॉर्मर के लिए। इससे अपन को पता क्या चलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि आपका अगर आप वोल्टेज को क्या कर रहे हो, कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम, तो दोनों केस में आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो क्या है, कंटिन्यू वैलिड है। ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं हो रहा है। क्यों इनवैलिड नहीं हो रहा, वो कैसे अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक बार एक चीज़ देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास इनपुट तो ये, अब आउटपुट के अंदर अगर आप मान लो कि आपको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपने लगाया हुआ है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, ज़्यादा। अब इनपुट ये तो क्या है, कांस्टेंट है ना, आप इनपुट में कुछ ना कुछ दोगे, वो क्या है, कांस्टेंट। अब
इक्वल टू में अगर कांस्टेंट आ रहा है तो अगर आपने दो फिजिकल क्वांटिटी, एक तो क्या है ईएमएफ और एक क्या है करंट। अब ईएमएफ अगर आप चाह रहे हो कि आउटपुट ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक बात है कि उसका जो आउटपुट करंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि मेरा आउटपुट ईएमएफ मेरे को क्या चाहिए, कम, तो जो आउटपुट करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मतलब एक जिस रेशो में इंक्रीज होता है दूसरा उसी रेशो में क्या होता है, डिक्रीज। अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे यहाँ पे अगर अपन रेशो की फॉर्म में बात करें तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो है n टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, n से। इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर आप बोल रहे हो कि मेरा जो ईएमएफ है वो क्या हो रहा है, n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो करंट है वो n टाइम्स 1/n टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 1/n के रेशियो में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम, और दूसरी कम तो पहली ज़्यादा। तो इससे आपकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, ओवरऑल कंजर्व रहती है, ठीक है। और आपकी जो एफिशिएंसी होती है, ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी क्या हो जाती है, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी क्या निकल जाती है, एफिशिएंसी निकल जाती है। और आपकी जो जनरल अगर अपन बात करें तो जो एफिशिएंसी होती है वो 100% नहीं होती है, 90 से 99% के बीच में आपकी एफिशिएंसी क्या करती है, वेरी करती है, डिपेंड है किस कंडीशंस में और कैसे उसको बनाया गया है। अब हम लॉसेस की बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कॉपर लॉस। अब इनिशियली अपन ने कंडीशन क्या ली थी कि भाई प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल अपन ने बेस्ट मटेरियल कॉपर की अपन ने बनाई है, लेकिन कॉपर के अंदर भी कुछ ना कुछ तो उसकी भी रेजिस्टिविटी होती है, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कोलिजन तो कॉपर में भी होगा, तो इसका रेजिस्टेंस हो सकता है कम हो, बहुत कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो सही, और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब लॉसेस आपको कॉपर मटेरियल की वजह से होंगे। तो पहला तो क्या हो गया कॉपर लॉस। सेकेंड क्या, एडी करंट लॉस। एडी करंट्स अपने बनते हैं जब फ्लक्स आपका चेंज होता है। अब एडी करंट्स बनेंगे तो इसलिए आपने लेमिनेटेड कोर काम में ली। अब लेमिनेटेड कोर काम में लेने से एडी करंट जीरो थोड़ी हो जाएंगे, क्या बनेंगे तो सही ना, कुछ मतलब एडी करंट लॉस को अपन कम कर सकते हैं लेमिनेटेड कोर काम में लेके, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। मतलब ये वाले लॉसेस भी आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। इसमें क्या आता है, हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब क्या है कि आपकी जो वाइंडिंग से किसके ऊपर है, कोर के ऊपर है। कोर के ऊपर है तो अब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है करंट की वजह से, लेकिन अब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कौन से नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। क्यों, क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग नेचर का, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या अल्टरनेटिंग नेचर का। तो उस वजह से कंटिन्यू आपके आयरन कोर का क्या हो रहा है, पहले एक साइड में मैग्नेटाइज हो रही है, फिर अपोजिट, मतलब हर साइकिल के अंदर उसकी जो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन है आयरन कोर की वो क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। अब हर साइकिल में मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रही है, तो इसमें जो वर्क डन होता है वो वर्क डन कोई अपन क्या बोलते हैं, लॉस। और वो कौन सा लॉस होता है आपका, हिस्टैरिसीस लॉस। किसकी वजह से, कोर की वजह से, कंटिन्यू उसके मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होने की वजह से, क्योंकि आपका जो करंट है वो कौन सा नेचर का है, अल्टरनेटिंग नेचर का है। नेक्स्ट क्या होता है, फ्लक्स लीकेज। आपने क्या बोला कि जो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है वो कंप्लीटली अटैच हो जाता है सेकंड से, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ऐसा हो, कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर क्या होता है पोल्स पे तो जल्दी हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपका जो फ्लक्स है वो एयर के अंदर क्या हो जाए, लीक। तो अपन इस लॉस को क्या कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई आपकी जो प्राइमरी कॉइल जिस लिम के ऊपर बाउंड है उसी के ऊपर अपन क्या करते हैं, सेकेंडरी को बाउंड करते हैं, तो आपका जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उससे ये जो लॉसेस है बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, हमिंग लॉसेस। ये क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से आपकी जो कोर्ड्स है वो कंटिन्यू क्या होती है, लेंथन और शॉर्टन होती है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमेना की वजह से, जिस वजह से क्या होता है कंटिन्यू आपकी ट्रांसफार्मर कॉइल के अंदर क्या होता है, चैटरिंग साउंड आता है। जैसे आप ट्रांसफार्मर के पास से निकल रहे हो तो आपको कंटिन्यू एक वो जो चैटरिंग साउंड की आवाज आती रहती है, साउंड की फॉर्म में आपका वो जो लॉस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हमिंग लॉसेस। तो इस टाइप से आपके ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के लॉसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस की, कि ट्रांसफार्मर्स के क्या यूज़ है। अपन इस पूरे को पढ़ा तो अपन को यूज़ तो पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं रेडियो रिसीवर्स, टेलीफोन्स, लाउड स्पीकर्स। इन सब में क्या होते हैं, आपके ट्रांसफार्मर काम में आते हैं। नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेटर, जो आपके जैसे मोबाइल की अपन बात कर लो, जैसे आपका जो चार्जर होता है फ़ोन का, तो उसके अंदर भी ये होता है छोटा सा ट्रांसफार्मर। क्यों उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है वो कितनी होती है, 220 वोल्ट, लेकिन आपके चार्जर के अंदर जो सप्लाई होती है काफ़ी ज़्यादा कम चाहिए होती है, इसलिए अपन वहाँ पे ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं। सेम होता है टीवी के साथ में, फ्रिज और जो आपके अदर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन
स्टेबलाइज पावर सप्लाई, जो आपकी पावर सप्लाई अगर क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो वहाँ पे भी अपन ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं ताकि आपकी जो पावर सप्लाई है वो क्या रहे, कांस्टेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू ऑब्टेन लार्ज करंट इन वेल्डिंग। अब वेल्डिंग के अंदर अपन को जो करंट का अमाउंट चाहिए होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा। अब करंट का अमाउंट ज़्यादा चाहिए तो कौन सा काम में लेंगे, स्टेप डाउन, क्योंकि स्टेप डाउन अगर काम में लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जो करंट होगा, आउटपुट करंट I2 वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, और उससे अपन को क्या हेल्प मिलती है किसमें, वेल्डिंग में। नेक्स्ट आता है स्टेप डाउन है इंडक्शन फर्नेस। हम इंडक्शन जो फर्नेस होती है उसमें अपन मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से। तो वहाँ पे भी जो कोयल्स का करंट होता है वो क्या चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा, जिससे एडी करंट काफ़ी ज़्यादा बना, और एडी करंट ज़्यादा बनेगी तो जल्दी से क्या हो जाते हैं, मेल्ट। तो अपन इंडक्शन फर्नेस के अंदर भी काम में लेते हैं किसको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में ले आता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में ले आता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेस के लिए। नेक्स्ट अब सबसे मेन जो हमारा होता है क्या कि इन ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जहाँ से आपके पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है वहाँ से अपन सप्लाई करते हैं कहाँ पे, अपने हाउस होल्ड पे। सिटी के बाहर जो सब स्टेशन होते हैं उससे अपने जो हाउस होल्ड सप्लाई होती है वो सब भी किसकी हेल्प से होती है, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। यस, अब एक क्वेश्चन करते हैं। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स। प्राइमरी कॉइल के टर्न्स को अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, कितने गिवन है, 100। एंड द ट्रांसफार्मर रेशियो इज ऑल्सो 100, मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, N2/N1, वो भी इसने कितना की दिया, 100। द इनपुट वोल्टेज एंड द पावर आर 220 वोल्ट एंड 1100 वोल्ट। तो इनपुट वोल्टेज को अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, E1 से कितना दिया उसने, 220 वोल्ट, और उसकी जो पावर है वो पावर कितनी है, 1100 वोल्ट। ये अपन को क्या है, गिवन है। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन है। नंबर 1, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, करंट इन द प्राइमरी, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, करंट इन द सेकेंडरी, पावर इन द सेकेंडरी। तो अपन को जनरली क्या पता है, एक ही इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की, अपन ने पढ़ी कितनी है, I1/I2 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1। ये अपन को पता है, ठीक है। इसी को काम में लेके सारी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड अपन को निकालना है। क्या उसने कुछ दिया, क्या अपन को ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो दिया, कितना दिया, N2/N1 इक्वल टू 100 उसने अपन को दिया। और अब आपको गिवन क्या है, N1 अपन को गिवन है, और क्या पूछ रहा है, N1 अपन को गिवन है कितना, 100, और क्या पूछ रहा है, N2। तो आपका N2 यहाँ से कितना हो जाएगा, N2 इक्वल टू 100 N1, N1 कितना है 100, तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000। तो 10,000 अपन का क्या निकल गया, N2, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करंट इन द प्राइमरी। अब करंट कैसे निकालेंगे, अब करंट का जनरली अपने एक तो ओम्स लॉ से फॉर्मूला होता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो पता नहीं है। दूसरा फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, पावर से। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू E1/I1, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, E2/I2, क्योंकि इसने कुछ बोला ही नहीं लॉसेस के बारे में, तो अपन आइडियल कंडीशन ट्रांसफार्मर की कंडीशन ली। अब अपन को क्या पूछ रहा है, प्राइमरी करंट पूछ रहा है। प्राइमरी करंट कितना हो जाएगा, I1, तो I1 यहाँ से क्या निकल जाएगा, सेकेंड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ से आपका I1 कितना निकल जाएगा, P डिवाइड बाई E1, तो P डिवाइड बाई E1। P कितनी है, पावर उसने अपन को गिवन है कितनी, 1100 डिवाइड बाई E1। E1 इनपुट EMF कितना उसने गिवन है, 220। ये कट हो जाएगा, ये कितना आएगा, 5 एम्पियर, ठीक है। ये आपका करंट आ गया, कौन सा, इनपुट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, E2। वापस ये वाली इक्वेशन अपन E2 काम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, E2/E1 इक्वल टू क्या, N2/N1, ठीक है। यहाँ से E2 कितना निकल जाएगा, N2/N1 मल्टीप्लाई बाय E1। N2/N1 उसने रेशियो गिवन है कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाय E1। E1 कितना दिया, 220, तो कितना निकल जाएगा, 220 00 22,000 वोल्टेज। ये अपना क्या निकल गया, E2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द करंट इन द सेकेंडरी। पहले किसमें करंट पूछा था, प्राइमरी में। अब किसमें करंट पूछ रहा है, सेकेंडरी। डायरेक्ट अपन काम में ले सकते हैं फॉर्मूला, कैसे, एक बार देखो। क्या है अपने पास, I1 डिवाइड बाय I2 इक्वल टू क्या, N2/N1। ये काम में ले रहा हूँ। I1 अपन को पता, पहले नहीं पता था इसलिए पावर से निकाला था, तो चाहे तुम डायरेक्ट पावर से निकाल सकते हो तो पावर से निकाल लो, इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो इससे भी निकाल सकते हो। तो अपन को क्या निकालना है, I2। तो I2 यहाँ से क्या हो जाएगा, I1 डिवाइड बाय N2/N1। I1 कितना आया अपना, 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100, तो कितना आ जाएगा, 0.05 एम्पियर,
तो ये क्या निकल गया अपना करंट कौन सा I2। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पावर इन द सेकेंडरी। अब अपन ने भी बात किसकी करी थी, आइडियल की। आइडियल क्या होता है, जिसमें इनिशियल इनपुट पावर किसके इक्वल होती है, आउटपुट पावर के। मतलब जो इनपुट पावर कितनी है, P1 कितना है 1100 वोल्ट, वही किसके इक्वल हो जाएगा, आउटपुट पावर के। मतलब इनपुट आउटपुट पावर सेम होगी किसके, इनपुट के आइडियल ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसने लॉसेस की कोई कंडीशन अपन को नहीं दी। तो ये क्या हो गए अपने सारे क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।